हाय बिहार बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोगों को पिछली वीडियो में पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने आपका रेनबो बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसको डिटेल में पढ़ा था और समझ लिया था। वो एक वन शॉट था, वो एक ऐसी एक वीडियो थी जिसके अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है और वो चैप्टर अब समझने के बाद अच्छे से हम आज के लेक्चर में आ चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम उसी चैप्टर के करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, ये जो है बच्चे बेसिकली ये है आपका लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किए जाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। ठीक है, तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने इससे पहले की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर जाकर के देखें, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है वो समझा था। वो एक वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। तो शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। ये एमसीक्यू है, ठीक है, आप लोग जानते हो ऑलरेडी कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, डैश वर सैटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, हु वर सैटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। अब आप जानते हो कि हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर गांधी जी ने चैप्टर लिखा है, महात्मा गांधी ने, और वो बता रहे हैं कि कैसे जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता जो है वो बाकी सभी सभ्यताओं से कैसे बेहतर है, कैसे वो समय की मार को झेलते हुए आज भी टिकी हुई है। ठीक है, वो हमारे पूर्वजों का क्या मानना था, क्या सोचना था, उस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वो हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में क्या सोचते थे, उनका क्या मानना था, कैसे वो कहते थे हमको कि हमें जो है पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए और उनसे बेसिकली सीखना चाहिए कि कैसे वो जो सभ्यता है वो वॉन्ट्स के पीछे, वो इच्छाओं के पीछे दौड़ रही है और भारतीय सभ्यता जो है वो सिखाती है कैसे हम लोगों को अपनी इच्छाओं पे काबू करना चाहिए। तो यहां पर वो स्मॉल विलेजेस के बारे में भी बात करते हैं और वो बोलते हैं कि शहरों में तो रहना बेकार है। कौन कहते हैं ये आप बताइए, पर जो है ना चैप्टर में बताते हैं महात्मा गांधी कि शहरों में रहना बेकार है। क्यों? क्योंकि शहरों में तो लोग जो हैं रहते हैं तो वहाँ पर छोटे गांव के लोगों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि शहरों में तो लुटेरे रहते हैं, ठीक है, ठग रहते हैं, जो ठगते हैं लोगों को, छल कपट किया जाता है। तो महात्मा गांधी जी ये जो विचार है वो किसका विचार है, किनका ये मानना था? तो यहां पर जो बच्चे करेक्ट आंसर होगा, आपके सामने ऑप्शंस हैं, एंसेस्टर्स, ईस्टर्न, आर एंसेस्टर्स, ये जापानीज। बेसिकली आप यहां क्या बोलेंगे, आर एंसेस्टर्स। ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं, किसी के भी पूर्वज नहीं, हमारे पूर्वज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किस चीज से संतुष्ट थे, वो संतुष्ट थे छोटे गांव से। हमारे पूर्वज, गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वजों का ही मानना था कि भाई देखो छोटे गांव में ना हम लोग खुश हैं। ठीक है, हम अपने शारीरिक बल का इस्तेमाल करके हम जो मेहनत करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, उससे हम खुश हैं। शहरों में हमें नहीं जाना है, क्योंकि यही गांव के लोग अगर शहर में जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर तो भाई कैसे लोग बैठे हैं, वहां तो वैश्याएं हैं, वहां तो ठग बैठे हैं, वहां तो रॉबर्ट्स हैं जो हमें क्या करेंगे, परेशान करेंगे, लूट लेंगे। वहां तो डॉक्टरों का, वकीलों का और जो बीच में दलाल हैं उन सभी ने क्या कर रखा है, उन सभी ने एक बिजनेस बना रखा है जो कि क्या करेंगे, जो कि इन बेचारे गरीबों का शोषण करेंगे। ठीक है, तो ये बताते हैं गांधी जी और ये मानना था हमारे पूर्वजों का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चे, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। गांधी जी किस चीज में मानते थे? सिंपल थिंकिंग, बिलीविंग, लिविंग या टॉकिंग? क्या यहां पे अब आप जानते हो, अभी हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें एक मोटो पढ़ा था। तो वो मोटो क्या था? देखते हैं कौन जल्दी से आंसर कर पाता है। चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, ध्यान से सुना होगा, तो अब आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ कि क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट भी देती हूँ। ठीक है, तो हिंट चलो हिंदी में बता देते हैं, है ना। सादा जीवन उच्च विचार, ये कहते हैं गांधी जी। इस मोटो के बारे में बात करते हैं कि भाई सादा जीवन होना चाहिए लेकिन विचार जो है हमारे ऊंचे होने चाहिए। यहां पर सिंपल किस बारे में बात कर रहे हैं? सिंपल बिलीविंग नहीं, सिंपल टॉकिंग नहीं, सिंपल लिविंग। थिंकिंग तो हमारी कैसी होनी चाहिए? थिंकिंग तो बच्चे हमारी होनी चाहिए हाई, है ना। थिंकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए? थिंकिंग तो हमारी हाई होनी चाहिए, हाई थिंकिंग। ऊंचा सोचना है लेकिन जीना कैसा है? जीवन हमारा सादा होना चाहिए। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। वी नोटिस दैट माइंड इज अ
अब यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो जल्दी से बताइए गांधी जी ने क्या बताया था कि हमारा दिमाग कैसा है ना? एक एंग्री बर्ड है, या फिर एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अनसैटिस्फाइड बर्ड है, या ब्यूटीफुल है? देखो हमारा दिमाग कैसा है आपको ये बताना है गांधी जी के हिसाब से, ठीक है, जैसा कि उन्होंने चैप्टर में डिस्कस किया है। चलिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? सो बच्चे देखो, अब गांधी जी ने जो एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था कि हमारा जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस है ना, बेचैन परिंदे की तरह है, क्योंकि उसे जितनी चीजें आप देते जाओगे वो उतना क्या है, वो उतना ही बाकी चीजों के लिए उसकी उम्मीदें बढ़ती हैं। आप उसे जितना देते जाओगे वो उतना और मांगेगा, तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला। तो देखिए, समझने के तौर पे तो वो कह रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसा है, बहुत ही असंतुष्ट है, जितना उसके अंदर चीजें डालोगे, जितना उसको दोगे, वो उतना ही और मांगेगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया है, हमारे दिमाग को बेचैन चिड़िया बोल करके, बेचैन परिंदा बोल करके उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, अ स्टोरी, अ ड्रामा, अ पोम। तो यहाँ पे अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था चैप्टर के कि ये चैप्टर क्या है, ये एक निबंध है, कहानी है, कोई ड्रामा है, नाटक है, या फिर एक कविता है, क्या है ये पोम? जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए होते ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को वो जज कर सके। देखिए, क्वेश्चन का आंसर कोई भी रट के दे देगा, है ना, रटी रटाई चीजें तो कोई भी कर सकता है, कोई रट्टू तोता बिना दिमाग लगाए भी रट करके आंसर लिख करके आ जाएगा। बट इन क्वेश्चन के माध्यम से पता चलता है कि तुम्हारी बारीकी से तुमने चैप्टर को कितना समझा। पढ़ा तो ठीक है, लेकिन कितना समझा, कितना अच्छे से समझ पाए, उसकी बारीकियों को कितना पकड़ पाए। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था ना, अब बच्चे इस चीज में क्या करते हैं, इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो चैप्टर है ये एक निबंध है, क्या है, एक ऐसे है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। चलिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। तो इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता क्या है? स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल, बर्ड, या नॉन लिविंग थिंग? किस चीज के विकास के बारे में बात कर रहे हैं? भारतीय सभ्यता किस चीज के विकास के बारे में बात करती है? लोगों के, जानवरों के, चिड़ियाओं के, या फिर वस्तुओं के, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीजों के। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चे अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर भी जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब यहाँ पे ही कौन है इसको समझिए। यहाँ पे ही जो है वो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, ठीक है। यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है बच्चे? यहाँ पर बात हो रही है महात्मा गांधी की। तो इधर अपन गांधी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन को, आधुनिक सभ्यता जो है ना, उसको शुक्रिया अदा क्यों करते हैं? तो आपको याद है चैप्टर में वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, मैं ना मॉडर्न सिविलाइजेशन को बहुत थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मैंने उनकी लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ना, मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसको जानने के बाद मुझे पता चल गया कि इसको तो हमें हर कीमत पे इसका विरोध करना है, इसको तो हमें हर कीमत पे अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखिए, यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, ही इज, यहां पे इज आना चाहिए, ही इज thankful to the modern civilization for teaching him to discard it at any cost। discard यानी कि उसे रफा दफा करना, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो वो कहते हैं ना कि देखो, मॉडर्न सिविलाइजेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उससे मिलने के बाद, उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इस चीज को तो दूर ही रखो, इस चीज को तो अपने से परे रखो, इसको अपनाना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसका धन्यवाद करते हैं। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, Why does गांधी जी say that mind is a restless bird? अब जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, मैंने कहा था ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन जो है लॉन्ग रूप से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रूप से, हर तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो दिमाग को क्यों कहते हैं बेचैन चिड़िया? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो इसलिए कहते हैं बेचैन चिड़िया क्योंकि आप उसको जितना देते जाओगे वो कभी चैन में नहीं आने वाली, उसे कभी सुख नहीं मिलने वाला, वो संतुष्ट नहीं होने वाली। आप जितना दोगे उसे और चाहिए, उसकी मांग और बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वो उसे दिमाग को बेचैन चिड़िया बोलते हैं। तो गांधी जी सेज दैट नीड्स ऑफ माइंड आर अनएंडिंग, उसका कोई अंत नहीं है। जो इच्छाएं हैं हमारे दिमाग की, वो उनका कोई अंत नहीं है। एंड इंडल्जेंस ऑफ माइंड इन आर पैशंस मेक इट रेस्टलेस।
है ना। और जब हम अपने दिमाग को इंडल्जेंस यानी कि किसी चीज को इन्वॉल्व कर देना, है ना, किसी चीज में घुलना मिलना, तो अगर आप जब क्या करते हो, आप ज्यादा इंडल्ज होते हो किस में, हमारे पैशन में, हमारी इच्छाओं में, हमारे जुनून में, हमारी चाहतों में। तो जब आप अपनी चाहतों में ज्यादा घुसते हैं, जब उनके अंदर ज्यादा, उनके साथ आपका ज्यादा लेन देन हो जाता है ना, जैसे कि क्या, जैसे कि है ना, चीजें आप अपनी सभी चाहतों को पूरा करने अगर निकल जाए कि अरे मुझे तो ये भी चाहिए इतना, है ना, क्या कहते हैं, अगर एक इंसान के पास वही है ना, जब इंसान पैदल चल रहा होता है तो उसको होता है कि अरे बाइक तो होनी चाहिए, बाइक खरीदने के बाद गाड़ी तो होनी चाहिए, गाड़ी खरीदने के बाद नहीं यार लंबी गाड़ी होनी चाहिए, लंबी गाड़ी खरीदने के बाद नहीं यार ये नहीं, हमें तो फिर भाई मर्सिडीज खरीदनी है, BMW होनी चाहिए, है ना, वो भी खरीद ली तो फिर अब बड़ा घर, 2 कमरे का घर है तो नहीं 6 कमरों का घर होना चाहिए। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम अपनी चाहतों में, तुम्हारी चाह का तो कोई अंत नहीं है। 2 लोगों के हिसाब से या 4 लोगों के परिवार के हिसाब से छोटा सा घर और एक छोटी सी गाड़ी जो है वो काफी है ना, आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। लेकिन आपकी चाहतों की अंत नहीं है, आप अपनी चाहतों में इंडल्ज हो रहे हैं, उनमें घुस रहे हैं, उनको भाव दे रहे हैं, उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो चाहते फिर रुकने का नाम नहीं ले रही है, चाहते तो बढ़ती चली जाएंगी। तो आपकी चाहते बढ़ती चली जाएगी और आप उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा, ये चाहिए नहीं, ये होना चाहिए नहीं, ये होना चाहिए। तो इस वजह से गांधी जी ने उसको एक बेचैन चिड़िया कहा है, क्योंकि वो कभी क्या नहीं है, कभी शांति नहीं पाएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। सच में, है ना, सत्य रूप से हमारे पूर्वजों ने स्वराज का आनंद कैसे लिया था। तो आप देखिए, दे डिसलाइक्ड कोर्ट्स एंड लॉयर्स, उनको ना कोर्ट्स, ये वकील और अदालतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि देखो स्वराज है ना, आप आपस में चीजें बैठ करके सॉल्व कर सकते हो, ये आप कोर्ट और इन सब चीजों में जाते हो, वहां पर कुछ नहीं होता है, वहां पे जो है ना, ये तो गांव के, शहर के लोगों के चोचले हैं, और यहाँ पे लोगों को ठगा जाता है, हमारे जैसे गरीब और सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए जगहें बनी गई हैं, ठीक है। तो क्या है, उन्हें ना ये अदालतें और ये वकील बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है। तो दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट, वो अपने डिस्प्यूट्स होते हैं मतभेद, ठीक है, डिस्प्यूट्स होते हैं मतभेद, तो वो सेटल करते थे, यानी कि अपने जो मतभेद हैं उनको शांत कर लिया करते थे, अपने मतभेद को दूर कर लिया करते थे आपस में, कैसे, बिना कोर्ट जाए, बिना अदालत के चक्कर लगाए, ठीक है, आपस में बात करके। इस तरीके से वो होम रूल असलियत में स्वराज का आनंद उठा रहे थे, ठीक है। चलिए, What is civilization in the real sense? गाइज मैंने आपको बताया था ना, ये हमारे जो पैराग्राफ है उसमें एक लिखा था। अब आपको ना सिविलाइजेशन के अलग अलग मायने बताए गए हैं। तो यहां पर एक बोला गया था कि देखिए, सिविलाइजेशन का गुजराती भाषा में देखें तो उसका मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया था गुड कंडक्ट। तो गुड कंडक्ट मतलब कि अच्छा व्यवहार, है ना। तो गुजराती में एक्चुअल में इंडियन सिविलाइजेशन इक्विवेलेंट किस चीज के है, गुड कंडक्ट के है। अब यहां पर वो दोबारा से एक और पैराग्राफ में बात करते हैं, काफी 3-4 पैराग्राफ बाद दोबारा से सिविलाइजेशन का रियल सेंस में क्या अर्थ है वो डिस्कस किया जा रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो वो क्या बता रहे हैं कि असलियत में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो बताया गया है ना उसके अंदर कि असलियत में सिविलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छाओं को काबू में करना। डेलिबरेट मतलब जानते बूझते हुए, सोच समझते हुए। डेलिबरेट अगर कोई अभी देखो यहाँ पर ना एक बहुत ही, अब आपको क्या करना है, आपको ना इस तरीके से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनको भी क्या करना है बच्चे, नोट डाउन करके चलना है। देखो आप अगर इंग्लिश के साथ जूझ रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ, है ना, एक हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है उसको बहुत दिक्कत आती है, वो बहुत ज़्यादा जूझता है इन सभी चीज़ों से। तो बच्चे मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखो, जब तक आप कुछ ठानोगे नहीं, जब तक आप कुछ करोगे नहीं उस चीज़ के लिए, वो दिक्कत अपने आप दूर नहीं होने वाली। एक इंसान, 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है जो दिक्कत देख करके सिर्फ अपना माथा पीटना जानता है कि हाय राम दिक्कत आ गई, हाय राम दिक्कत आ गई, मैं कितना परेशान हूँ, मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है, मेरे पास कितने दुख हैं। और एक दूसरा इंसान होता है जब दिक्कत आती है तो उदास वो भी होता है, मायूस वो भी होता है, लेकिन वो उस दिक्कत से निपटने के बारे में सोचने जल्दी लग जाता है, और फिर वो उसके बारे में सोचते हुए दिक्कत से निपटता है और उस दिक्कत से बाहर निकल जाता है। और वहीं पर वो जो पहला इंसान है वो उस दिक्कत में फंसा रह जाता है और अपने आप को और आसपास की चीज़ों को और दिक्कतों को कोसता रह जाता है। तो आपको दूसरे तरीके का व्यक्ति बनना है। अगर आप इंग्लिश बोलना, सीखना, समझना चाहते हैं तो आपको दिक्कत से डरना नहीं है, दिक्कत को देख करके रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको उसके लिए कुछ करना है। तो जब भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए नया है, इसका तो मैं अर्थ नहीं जानता हूं, तो उसका मीनिंग लिखो। आप उसको लिखो, उसको रेंडर, दिमाग में उसे घुसने दो, है ना, दिमाग को प्रोसेस करने दो, दिमाग को उसका पता लगाने दो, अच्छा ये कुछ नया मैं सीख रहा हूँ। और बेटा एक बार में पढ़ करके, एक बार में रीड करके आप वो नहीं सीख पाएंगे, आपको उसे बार बार दोहराना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रही हूँ छोटी छोटी चीजें, उनसे सीखे। डिस्प्यूट का मतलब होता है मतभेद, वैसे ही डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझना, है ना। जानबूझते हुए अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे डेलिबरेटली कहा जाता है कि इसने तो डेलिबरेटली परेशान किया मुझे, यानी कि इसने तो जानबूझ के परेशान किया मुझे। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब है द डेलिबरेट एंड वॉलेंटरी, वॉलेंटरी यानी खुद से, स्वयं, खुद से, सुइच्छा से, और डेलिबरेट का मतलब है सोचते समझते हुए, जानते बूझते हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है जानते बूझते हुए, खुद से जब आप अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हैं, इच्छाओं पे काबू लेकर के आते हैं, वो है असली मायने में सभ्यता का मतलब। This alone increases and promotes contentment। वो कह रहे हैं ये अकेले ये जो चीज है ना, क्या चीज, अपनी इच्छाओं पे सोच समझते हुए, जानते बूझते हुए अपनी इच्छाओं पे काबू रखना, ये इकलौती एक ऐसी चीज है जो बढ़ाती है और किसी चीज को प्रमोट करना, यानी कि उसकी बढ़ोतरी करना। किस चीज की बढ़ोतरी करती? कंटेंटमेंट, यानी कि संतुष्टि, है ना। तो ये इकलौती ऐसी चीज है, यानी कि अगर आप अपनी इच्छाओं पे काबू रखते हैं तो ये आपको एक संतुष्टि की, आपको एक संतुष्टि का भाव महसूस होगा, आपको संतुष्ट महसूस होगा, आपको असली रूप में खुशी महसूस होगी, और आपको वो लोगों की सेवा भाव जो है ना अपने अंदर, आपके अंदर वो लोगों के प्रति सेवा भाव आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि ये होता है एक्चुअल में सिविलाइजेशन का मतलब। समझ गए? आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो देखिए, गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, वो एक लॉयर हैं, ये सभी चीजें आप लिखेंगे। सो आई नो गांधी जी एज बापू, वो बापू के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा के नाम से जाने जाते हैं, ही इज कॉल्ड बापू। वो बापू क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि वो फादर ऑफ द नेशन भी कहलाए जाते हैं। महात्मा इस वजह से क्योंकि वो एक बहुत ही ग्रेट सोल है ना, एक महाआत्मा, महान आत्मा। महात्मा गांधी का मतलब क्या होता है? महान आत्मा, ग्रेट सोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज? अब बच्चे देखो, एक ही तरीके का क्वेश्चन है लेकिन दो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक में वो कह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स को स्मॉल विलेज अच्छे क्यों लगते थे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वो बड़े बड़े शहरों को किस नजर से देखते थे हमारे पूर्वज। तो वो बड़े शहरों को किस तरीके से देखते थे? वो बड़े शहरों को एक स्नार, स्नार का मतलब क्या होता है? जाल। वो बड़े शहरों को एक जाल के रूप से देखते थे कि बड़े शहरों में बहुत बहुत चालाक शाणे किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो क्या करेंगे, हम जैसे सीधे लोगों को अपने जाल में फंसा लेंगे। तो उनका जो विचार है बड़े शहरों में के लिए वो अच्छा नहीं था। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस? वो अपने छोटे छोटे गाँव में क्यों खुश थे? तो देखिए, दे व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेर्स, ठीक है, स्नार्स। वो बड़े बड़े शहरों को जाल के रूप में देखते थे। स्नार का मतलब होता है बच्चे जाल, ठीक है। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, ठीक है, हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। सो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं उनका मानना क्या था कि देखिए, ये जो है ना, जो बड़े बड़े शहर हैं वो जाल हैं, ठीक है, वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं है, वहां पे लूटपाट, डकैत लोग, है ना, चोर उचक्के और आपके ठग, है ना, ये गैंग्स ऑफ थीव्स और प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं। इनका ये मानना था। अब वो अपने छोटे गांव से क्यों, अब आप इसका आंसर करेंगे कि वो अपने छोटे छोटे गांव से क्यों संतुष्ट थे? तो उनके जो विलेजेस थे, है ना, फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स, उनके गांव में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, है ना। वो अपने छोटे छोटे गाँव से जो हैं खुश थे इस वजह से, ठीक है। तो आप ये अपना आंसर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स? डिड दे डू राइट थिंग? डिसवेड यानी कि रोकना, किसी चीज को करने से मना करना, रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाना। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये ऐशो आराम और ये खुशियों से, इतनी जो आनंद देने वाली वो जो चीजें होती हैं, उनसे हमें क्यों कहा कि हमें उन पे काबू रखना चाहिए, हमें उनसे दूर रखना चाहिए, हमें रोक लगानी चाहिए उन चीज़ों पे, उन चीज़ों को अपने पास नहीं आना चाहिए, इस ऐशो आराम को। क्यों ऐसा कहते थे हमारे पूर्वज, और क्या वो सही कहते थे? तो हाँ जी, देखिए, हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि पोजेशन यानी कि किसी चीज़ का हक, ठीक है, हक को बोलते हैं पोजेशन। सो आवर एंसेस्टर्स न्यू दैट पोजेशंस डोंट कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस। तो देखो, अब हमारे जो पूर्वज हैं उनको पता था कि पोजेशंस यानी कि बिलोंगिंग्स यानी कि चीजें जिनके ऊपर आपका हक है, ठीक है, वह चीज जिसके ऊपर आपका हक है।
तो वो कह रहे हैं कि देखो हमारे जो पूर्वज हैं वो जानते थे कि आप कितनी ही चीजें अपने हक के अंदर ले आओ, कितनी ही चीजें आप इकट्ठी कर लो, आप कितनी ही चाहते हैं और कितनी ही चीजों मटीरियल वस्तुओं को अपने 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 वश में कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुशी मिल जाएगी, है ना। चीजों पे काबू पाने से, चीजों पे हक जमाने से या चीजों को इकट्ठा करने से खुशी मिल जाए, इस बात की गारंटी नहीं होती है। ये हमारे पूर्वज मानते थे और जानते थे। द रिच वर वरिड अबाउट फाइंडिंग मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर मटीरियल वेल्थ। अब वो क्या कहते हैं, वो चैप्टर में भी बताते हैं ना कि देखिए जरूरी नहीं कि एक अमीर इंसान है तो खुश होगा और गरीब है तो दुखी होगा, है ना। जो अमीर इंसान है वो भी दुखी है, क्यों? क्योंकि वो भी बेचारा सोच रहा है कि भाई जितना मेरे पास धन है, जितनी मेरे पास संपत्ति है, मैं इसको और कैसे बढ़ाऊं, है ना। क्यों? क्योंकि वो संतुष्टि उसे कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दिमाग क्या है, दिमाग अभी बताया ना हमारा एक बेचैन चिड़िया है, जितना है उसे और चाहिए। तो उनके पास ऑलरेडी संपत्ति है, अमीरों के पास, उन्हें और चाहिए, वो उस संपत्ति को बढ़ाने के और तरीके ढूंढ रहे हैं और इस चक्कर में वो दुखी और परेशान रहते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो गरीब इंसान है वो क्या है, वो संतुष्ट है, कंटेंटेड, वो संतुष्ट है, वो खुश है ना। तो दैट्स व्हाई आवर एंसेस्टर्स, इस वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने हमें रोका कि भाई देखो ये ऐशो आराम, ये लग्जरीज, इन सब के पीछे मत भागो, और वो सही थे ये कहने में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उन पे बड़ा ध्यान दें, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी खूबियां हैं, है ना। तो यहां पर आप सबसे पहला बोलेंगे कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, और उसके साथ ही साथ आप बताएंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या क्या बेकार चीजें थी। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गांधी जी क्या बोलते हैं, गॉडलेस। गॉडलेस यानी कि वहां पे किसी भगवान को नहीं मानते वो, है ना, किसी स्पिरिचुअल पावर में वो विश्वास नहीं रखते। और वहीं पर हमारी जो क्या है, हमारी जो सभ्यता है क्या, वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलती है ना। और वहीं पर वो कहते हैं कि जो दूसरी पश्चिमी सभ्यता है वो क्या करती है, पश्चिमी सभ्यता में वो वस्तुओं की पूजा करती है, ठीक है, वो मटीरियल के पीछे भागते हैं। और जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी नींव किस चीज के ऊपर बेस्ड है, उसकी जो नींव है वो इस चीज पे आधारित है कि आप अपनी इच्छाओं के चक्कर में आकर के, आपकी इच्छाएं आपके ऊपर काबू करके चलती हैं और आप अपनी इच्छाओं के चक्कर में आकर के भागते रहते हैं और बस इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। वहीं पर हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो हमें यह सिखाती है कि देखिए इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि इच्छाओं के ऊपर आपको काबू करके चलना है, तभी असलियत में आप खुशी पा पाएंगे। क्योंकि खुशी दिमाग के स्थिति के ऊपर, एक्चुअल में खुशी क्या है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो दिमाग की एक स्थिति है, चीजों को पाकर के खुशी नहीं मिलती है। सो बेसिकली यही बात जो है हमारे गांधी जी हमें समझाते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, है ना, नैतिकता को पूछती है इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग किस चीज पे बेस्ड है, हमारी सभ्यता किस चीज पे आधारित है, कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। एंड बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट। और हम किस चीज में, देखो अब वहां जो पश्चिमी सभ्यता है वो किस चीज के पीछे भागती है, वस्तुओं के पीछे, आराम के पीछे। और वहीं पर हम लोगों को संतुष्टि किस में मिलती है, अपने शारीरिक परिश्रम करके, अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करके। तो हम इस चीज में विश्वास रखते हैं। इट इज रिलीजियस इन नेचर। हमारी सभ्यता जो है वो कैसी है, धार्मिक है, हम रिलीजियस है ना नेचर में। और हम कैसे हैं, डाउनग्रेड टुवर्ड्स मैनर्स। हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब शिष्टाचार, है ना, इन सब में विश्वास रखते हैं, है ना। ऑनर, केयर, लव, है ना, हम प्यार, लोगों के प्रति, ह्यूमैनिटी, मानवता रखना, इन सब के प्रति हम लोग इन सब चीज़ों को दिमाग में रख करके और इन सब चीज़ों के आधार पर जो है हम लोग, है ना, आगे बढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। तो टीचेस द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख करके चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अर्थ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप क्या यहाँ पर लिखेंगे कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन है वो मोरालिटी के रास्ते पे चलती है, नैतिकता के रास्ते पे चलती है और भगवान में विश्वास करती है। और कैसे पश्चिमी सभ्यता जो है वो गॉडलेस है, वो किसी भगवान में विश्वास नहीं करती, बल्कि वो इच्छाओं की पूर्ति, है ना, इस चीज़ पे आधारित है। और वहीं पर हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो क्या करती है, वो इच्छाओं पे काबू करना सिखाती है। और इसी प्रकार आपको खुशी भी जो है, आप खुशी को भी पा पाएंगे, है ना। तो ये जो है, ये आप बेसिक डिफरेंस इसमें बताएंगे। सो देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, हम नैतिकता में विश्वास करते हैं। और वहीं पर जो पश्चिमी सभ्यता है वो इमोरालिटी, अनैतिकता पे विश्वास करती है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, हम भगवान में विश्वास रखते हैं। वहीं पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भगवान में नहीं मानती, ठीक है। हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि भाई देखिए हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके चलना चाहिए। और वहीं पर जो
पश्चिमी सभ्यता है वो मशीनों पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वांट्स के बारे में, कि हम कैसे, हमारी सभ्यता कैसे सिखाती है कि अपनी इच्छाओं पे काबू करिए, और वहीं पर पश्चिमी सभ्यता में एक्चुअल में इच्छाएं इंसान पे काबू करके चल रही हैं, है ना। तो ये आप लिखेंगे। अब थोड़े हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो What do you know about गांधी जी? अब यहीं पर जो क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया था वो 2-3 नंबर का था, अब यहीं पर ये क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स का आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आई नो गांधी जी एज बापू एंड एज महात्मा। आप उनको बापू और महात्मा नाम से जानते हैं। ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही इज फादर ऑफ द नेशन, है ना। उन्हें हम बापू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फादर ऑफ द नेशन है। साथ ही साथ आप क्या बोलेंगे? महात्मा इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही एक संत थे और एक बहुत महान आत्मा थे। गांधी जी जो है वो एक लीडर थे, है ना, हमारे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के, जो कि जिन्होंने हमें आज़ादी भी दिलवाई थी, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाते हुए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया था, ठीक है। इन द बिगिनिंग गांधी जी वर्कड इन साउथ अफ्रीका। शुरुआत में उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं काम किया था, है ना, अपनी डिग्री वगैरह लेने के लिए गए थे। वेयर ही वेंट टू जेल, बहुत बार वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, बहुत बार जेल भी गए थे, ठीक है। और उनके खिलाफ, और उन्होंने क्यों गए थे जेल? क्योंकि वो ना आवाज़ उठा रहे थे। साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ जो बर्ताव हो रहा था, बुरा बर्ताव हो रहा था, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। इस वजह से कई बार जेल भी जा चुके थे, ठीक है। गांधी जी ने बहुत मशक्क़त की थी, बहुत संघर्ष किया था काफ़ी लंबे समय के लिए, ठीक है। 1942 में गांधी जी जो कि कांग्रेस को लीड कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी, जहां से भारत की आज़ादी का रास्ता जो है उन्होंने मार्ग जो है मार्ग पे चलना शुरू कर दिया था। और आप यही लिख सकते हैं कि उनके दो बहुत बड़े हथियार थे, ठीक है, जिनकी मदद से हमें आज़ादी मिली। वो क्या थे? सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। और उन्हें मैन ऑफ मिलेनियम भी बोला जाता है। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन गांधी जी के बारे में पता होनी चाहिए बच्चे। और ये देखो ऐसी चीज़ है कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में, आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए लिखने में, है ना। ये आसानी से आप कर लेंगे। चलिए, वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसोबेड। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बताया दोबारा से आया है, और मैंने आपको बताया था बच्चे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से रख के चलेंगे कि उन्होंने हमें क्यों रोका कि हमें ऐशो आराम में, है ना, ज़्यादा जो है नहीं घुसना चाहिए। तो क्यों नहीं घुसना चाहिए? देखिए, वो हमें डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। क्योंकि क्या है? क्योंकि वो हमें खुशियाँ ला करके नहीं देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चीज़ें होंगी और जितनी चीज़ें होंगी आप उतने खुश होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। एक आप देखते हैं कि एक अमीर जो इंसान है वो भी क्या होता है, वो भी बहुत उसके पास खूब पैसा होता है, लेकिन वो अपने पैसे को और कैसे बढ़ा सके इसी मशक्क़त में लगा रहता है और इसी तरीके से बेचैन रहता है उसका दिमाग, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि उन्होंने हमें बोला था कि देखो इच्छाओं पे काबू पाना सीखो, और उन्होंने जो भी हमें बताया वो एकदम सही बताया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। देखिए, ज़रूरी नहीं कि एक आदमी जो है वो खुश हो क्योंकि वो अमीर है, और एक आदमी उदास हो क्योंकि वो गरीब है। बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो कि उदास होते हैं, और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि बहुत खुश होते हैं। तो गांधी जी के हिसाब से असली खुशी कहाँ है, और गांधी जी के हिसाब से खुशी का क्या मतलब है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, है ना, खुशी कहाँ मिलती है? खुशी शारीरिक परिश्रम करके मिलती है। खुशी एक मेंटल स्टेट है ना, हमारे दिमागी तौर पे हमारी दिमागी स्थिति है खुशी, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों के पीछे और इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो वो कभी तो ख़त्म होने का नाम लेंगी नहीं, और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो आप यही सारी चीज़ें बताएंगे कि गांधी जी क्या कहते हैं और गांधी जी के लिए खुशी का अर्थ क्या है। तो एक्चुअल में वो यही कहते हैं कि देखो, आप जितना अपनी इच्छाओं को काबू में रखोगे उतने आप खुश और संतुष्ट रह पाओगे जिंदगी में। तो आप वही लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। गांधी जी के हिसाब से हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है? मानसिक स्थिति है। वेल्थ, पैसा, ऐशो आराम, ये जो है ये ज़रूरी नहीं एक आदमी को खुश रखे, है ना। और एक गरीब जो है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ना खुश हो। लग्जरीज एंड कंफर्ट, ये जितना भी ऐशो आराम है, पैसा है ना, ये क्या है? ये असल में हम पर बर्डन, बोझ बन जाता है ना, और हमें फिजिकली और मेंटली दिक्कत देता है। ज़्यादा ऐशो आराम में आकर के देखो, वही है ना, लोगों को बीमारियां लग जाती है। क्योंकि आजकल क्या हो चुका है ज़माने में, मशीनें आ चुकी हैं, सबके पास पैसा है, सबके पास ऐशो आराम है, कोई नहीं करता फिजिकल मेहनत, कोई नहीं करता शारीरिक परिश्रम, तो बीमारियां आती हैं, आप मेंटली भी परेशान होते हो, है ना। तो पीपल हु वर्क एंजॉय बेटर हेल्थ, जो लोग काम करते हैं उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो खुश रहते हैं। तो उनसे किनसे? जो एक्चुअल में गुलाम बन चुके हैं मशीनों से, उनसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? जो इंसान शारीरिक परिश्रम करता है।
तो बाय मल्टीप्लाइंग आवर डिजायर्स, अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना, तो आप उतने ही ना खुश रहेंगे, और जितना आप अपने इच्छाओं पे काबू रखेंगे आप उतना खुश रहेंगे। तो ये आप आंसर लिखेंगे अपना, ठीक है, कि एक्चुअल में इन लाइनों का अर्थ गांधी जी के हिसाब से ये था, इन लाइनों में गांधी जी ये समझाना चाह रहे हैं हमको, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो मेरे को आपके साथ करने थे डिस्कस, एंड आई होप कि अब इसके बाद आप घर पर बैठ करके भी एक बार अच्छे से इनको रिवाइज जरूर करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चैप्टर जो है, इसके अंदर कुछ कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एंड देखिए क्वेश्चन आंसर्स रटने रटाने का कोई सीन नहीं होता है ना, ये कोई ऐसा खेल नहीं है, ये बस समझने का खेल है। और समझना क्या है, चैप्टर को समझना। अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बारीकियों को समझ गए हैं, और कुछ बच्चे इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप वो समझ चुके हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से आंसर भी लिख सकते हैं। मैं समझती हूँ बच्चों की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि मैम हमें समझ में तो सब आ गया, चैप्टर तो आपने समझा दिया, लेकिन मैं लिखूं कैसे अब वहां पर, इतनी अंग्रेजी मेरी अच्छी है नहीं ना। तो मैंने ही वही आपको बताया कि देखिए इतनी अच्छी अंग्रेजी है नहीं, पर करनी है कि नहीं करनी है वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाइए, है ना, और आपको देखना एक दिन आप ना बहुत आगे निकल जाओगे, और आप जब मुड़ के देखोगे तो यही छोटे छोटे जो कदम है ना आपको बहुत आगे ले जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कदम उठाइए, दिन में 2-3-4 वर्ड्स, या अपने जो आप बुक पढ़ रहे हैं, नई बुक नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ने का समय है, तो जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की जो किताब पढ़ रहे हैं, इसी में बहुत से शब्द हैं जो आपको समझ में आएंगे, जो आप सीख सकते हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकते हैं। तो आप इनको समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा रही थी, है ना, और मैं आगे आने वाले चैप्टर में और उनको अच्छे से मार्क कर दिया करूंगी। तो आप उनको ध्यान में रखें, चैप्टर अच्छे से समझ लें, और देखना जब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, और वो आपको कीवर्ड्स जो है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइनें मैं आपको मार्क करवा दूंगी, तो उन्हीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो वही बात है, चैप्टर समझ में आ गया और पता चल गया किन शब्दों के माध्यम से आंसर लिखना है, तो बाकी तो फिर तुम लिख ही लोगे, और बाकी तो फिर हम आपको ट्रेन कर ही देंगे। तो ये वीडियो जो है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड सभी बिहार बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।